हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। और अगर हम किसी इंक्लाइन सरफेस पे किसी बॉडी को इस तरह से रोल कराते हैं तो वो किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है। और इसके साथ एडिशन में हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी फ्रिक्शन टॉपिक से बन सकती हैं। और साथ ही साथ हम फ्रिक्शन के लॉज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करें फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन बेसिकली एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कब एक्ट करता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है। जैसे हम अगर अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब बॉडी का सरफेस क्या हो, रफ हो। स्मूथ सरफेस पे कभी भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, हमने एक ब्लॉक दिखा रखा है, ठीक है, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाइड किया आगे की तरफ, हम इसको पुल कर रहे हैं आगे की तरफ, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स है तो ये हमेशा अपोजिट लगेगा, थोड़ा डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ध्यान रखना है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले वेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा पैरेलल होता है सरफेस इन कांटेक्ट के। देखिए जैसे जिस सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है उसका सरफेस ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस के क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा जिस पे बॉडी मूव कर रही है। और दूसरा रूल मैंने बता ही दिया है कि ये हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और मोशन का अपोज करता है। तो अगर कोई बॉडी, अगर हम जैसे कोई गाड़ी है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने अचानक सडनली गाड़ी बंद कर दी तो गाड़ी थोड़ी दूर तक चलती है और उसके बाद अपने आप रुक जाती है सड़क पे। क्यों? क्योंकि जो रोड है वो उस पर क्या लगा रही है, गाड़ी के टायर्स पे फ्रिक्शन लगा रही है। और फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स। तो वो उसके गाड़ी के मोशन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो गाड़ी उस वजह से क्या होती है, रुक जाएगी आगे थोड़ी दूर जाके। लेकिन अगर वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है, जैसे टाइल्स होती है घर में, बिल्कुल ऐसा स्मूथ सरफेस होता है, तो वो गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है। तो ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे हमें रोकने के लिए। इनफैक्ट ब्रेक भी काम नहीं करते फ्रिक्शन लेस सरफेस पे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो आप सोचोगे कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा। तो देखो जैसे अगर मैं एक बुक लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक बुक लेता हूँ और उस बुक को क्या करता हूँ, उस बुक को अपने टेबल पे इस तरह से मूव कराता हूँ, तो बुक जो है वो टेबल पे इजिली मूव करेगी क्योंकि टेबल इतना रफ नहीं है। लेकिन अगर मैं उसी बुक को, अगर मैं कहीं रफ सरफेस पे, जैसे जिस तरह से बहुत रफ सरफेस है, बहुत रफ सरफेस है, यहाँ पे पत्थर वगैरह, बजरी वगैरह, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करना चाहूँ, जैसे मैंने टेबल पे बुक मूव की, तो वहां पे क्या होगा, वो मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसे मूव तो कराना चाह रहे लेकिन वो मूव ही नहीं हो रहा है। तो उस पर क्यों, क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी जो उसे मूव नहीं करने दे रहा है। तो उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, इवन फोर्स इज अप्लाइड टू मेक इट मूव। और जबकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव करे उस रफ सरफेस पे, लेकिन वो तभी भी उस रफ सरफेस पे मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वो सरफेस इतना रफ है, वो उस पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है। तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज उसने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, जबकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसे मूव कराने के लिए, लेकिन उस फ्रिक्शन ने उसे रेस्ट पोजिशन पे ही रख रखा है, स्टैटिक पोजीशन पे ही रखा हुआ है। तो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग या फिर क्रिटिकल फ्रिक्शन। और अक्सर हमें नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भैया एक नंबर में अगर पूछा है तो पहले हमें बताना तो पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तभी तो हम बोलेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर, तो मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पहले हमें बताना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, जिसकी हम मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं पहले वो तो बता दें कि वो फ्रिक्शन होता क्या है। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन समझाना है और उसके बाद बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जैसे मैं यहाँ पे एक कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने बोला एक मास है, ये एक बहुत रफ सरफेस पे है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कंटिन्यूसली इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये मूव करे, लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F माइनस एफ सी के बराबर। अब ये मूव तो कर नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 है, तो F माइनस एफ सी किसके बराबर आ गया, 0 के। तो F किसके बराबर आ गया, FC के बराबर आ गया। ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो उस फोर्स की बराबर होती है जो उस पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप के ऊपर, डायनामिक फ्रिक्शन। तो डायनामिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है। तो इट इज अ अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, उसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। अच्छा, डायनामिक फ्रिक्शन हमारे दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन बॉडी कितने तरह से मूव कर सकती है। तो मूव करने के दो तरीके हैं, या तो बॉडी एक दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड कर रही हो, इस तरह से जा रही हो स्लाइड करते हुए, ठीक है, या फिर वो रोल करते हुए जा रही हो इस तरह से, जैसे सिलेंडर जाता है ना सड़क पे रोल करते हुए, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे स्लाइड कर रही है इस तरह से, तो जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। और अगर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के सरफेस पे इस तरह से रोल करती हुई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रिक्शन के क्या लॉज होते हैं। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला लॉ है कि द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट, पहला लॉ क्या है कि द फ्रिक्शन फोर्स डज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस। कि जो दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उन दोनों सरफेस का नेचर कैसा है और उनकी रफनेस, स्टेट ऑफ रफनेस क्या है, मतलब वो कितने ज्यादा रफ हैं। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सरफेस ऑफ बॉडी के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लगता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी एंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने एरिया में बॉडी मूव कर रही है, वो जो बॉडी मूव कर रही है वो कितना एरिया है उसका। तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस, वो कितने रफ हैं। फोर्थ और सबसे लास्ट पॉइंट कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, देखिए समझना इस पॉइंट को समझते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कंडीशन है कि एक बॉडी जो है इस तरह से मूव कर रही है, बॉडी का मास है m, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है किसी बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो FC हमारे पास आ जाएगा म्यू एस आर, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉफिशिएंट आता है और इस म्यू एस को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखना है। तो एफ सी बराबर म्यू एस और इस आर की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, बॉडी रेस्ट पे ना ऊपर जा रही है ना नीचे, तो ये एम जी के बराबर। तो यहां से म्यू एस जो है वो आ जाएगा एफ सी अपॉन आर, किसके बराबर आ जाएगा, एफ सी अपॉन आर। और एफ सी क्या है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आर क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, पहले डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम अपना फोर्थ लॉ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ लॉ यही कहता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहां पे हमने दिखाया कि कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ। तो यहां से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए दोनों जो है एक तरह से फोर्स है, तो म्यू एस जो है एक तरह से रेशियो है, दोनों की यूनिट सेम है। तो म्यू एस जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज इन दोनों का रेशियो जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये रेशियो है। इतना क्लियर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमसे क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, एक बॉडी है, मास m है, एक बॉडी है, इसका मास 2m है। तो हमें बताना है
कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू एस आर के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस और आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी के बराबर। ये हो गया आर, तो ये म्यू एस एम जी। अब ये हो गया नीचे की तरफ लग रहा है तो 2 mg वेट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ आर, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस आर। तो ये हो जाएगा म्यू एस 2 mg। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। अगर हमें इस तरह से एंगल दिया, किसी एंगल पे लग रहा है इस तरह थीटा एंगल पे, ये बॉडी है इस तरह से, इसका मास है m, तो ये हो जाएगा mg। ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो हमारा फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा ये mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एस आर, तो ये हो जाएगा म्यू एस mg cos थीटा। इस तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कराया, सिंपल ध्यान रखने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कैसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m, ये इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है r। क्लियर हुआ। अब क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लगाया हमने, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है ना। तो जो फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया। एक बार फिर से, मैंने बोला कि ये बॉडी है जिसका मास है m, ये इसका वेट है mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन, इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है ना, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो थीटा टेन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर के बराबर, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू एस आर अपॉन आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस आर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ गई टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर आई, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा आ गया टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो म्यू एस है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो थीटा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से भी हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ। ठीक है ना, ये समझ में आया ना, टेन थीटा बराबर फ्रिक्शन अपॉन आर कैसे आया। अगर ये हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, क्यों, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है तो बेस हो गया। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, तो पी अपॉन हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, और बेस क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एस आर से आर कैंसिल हुआ, तो टेन म्यू एस आ गया टेन थीटा के। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ रिपोज को अगर यहाँ पे गलती से रिस्पॉन्स लग गया, एंगल ऑफ रिपोज की अगर बात करें तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए जैसे मैंने क्या किया, मेरा एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, मैंने इस वाले हाथ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ। तो मान लीजिए अभी एंगल बना दोनों हाथ के बीच में कितना, 10 डिग्री। अब एंगल बना 20 डिग्री। तो वो मिनिमम एंगल जिस एंगल पे मेरे हाथ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना शुरू कर दे, उस मिनिमम एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज।
तो मान लीजिए जैसे दो पेन है ये, ठीक है, इस पेन के ऊपर क्या किया मैंने, इस पेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे जब ये इस तरह से है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से उठाया, इस तरह से किया तो ये हल्का सा स्लाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे गया तो वो मिनिमम एंगल, जिस मिनिमम एंगल पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये स्लाइड करना शुरू कर दे, उस मिनिमम एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो चलिए एंगल ऑफ रिपोज के बारे में समझते हैं, इसकी कहानी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट एंगल लिया अल्फा, मान लीजिए अल्फा एंगल पे स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो ये mg आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया r। अब इसे हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, ये एंगल हो जाएगा, देखिए ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है? अल्फा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा mg cos अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा mg sin अल्फा। क्लियर हुआ? और ये हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि स्लाइड तो नीचे की तरफ करेगा, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ? अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने क्या मानी? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स की बात करते हैं। नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स लग रहा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? अब दो तरह के फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, आगे की तरफ mg sin अल्फा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। अब mg sin अल्फा ज्यादा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सॉरी माइनस fc, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, क्योंकि हमें अल्फा निकालना है और अल्फा एंगल पे ये स्लाइड होना शुरू होता है, स्लाइड होता नहीं है, स्टार्ट करने वाला होता है स्लाइड होना, तो उस मिनिमम एंगल को। अब जब जैसे ही वो एंगल 30 डिग्री हुआ तो एकदम से स्लाइड थोड़ा ना होगा, स्टार्ट होगा स्लाइड होना, मतलब बिगिंस टू स्लाइड। समझ रहे हो? एक स्लाइड हो रहा है और एक स्लाइड बिगिंस टू स्लाइड, दोनों में अंतर है। बिगिंस टू स्लाइड का मतलब है उसी सेकंड शुरू हुआ स्लाइड होना, तो उस पल में तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? 0 रहा होगा जब वो स्लाइड होना स्टार्ट बिगिन हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? 0। तो ये टर्म तो होगी 0। तो mg sin अल्फा किसके बराबर आ गया? mg sin अल्फा आ गया fc के बराबर। क्लियर हुआ? यहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड को जब हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा बराबर fc अपॉन r, ये लिखेंगे। अब mg से mg कैंसिल हुआ, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा हो गया tan अल्फा, ये आ गया fc अपॉन r। इसे f को हम लिख सकते हैं म्यू r अपॉन r। तो r से r कैंसिल हुआ, तो यहां से tan अल्फा किसके बराबर आ गया? म्यू के बराबर आ गया। इस tan अल्फा को हम क्या बोलते हैं? tan अल्फा अभी हमने फाइंड आउट किया था कि tan अल्फा क्या होता है, अभी जस्ट हमने पहले, इससे पहले प्रूफ किया था कि जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और अभी हमने प्रूफ किया कि म्यू जो होता है वो tan अल्फा के बराबर होता है। तो ये क्या है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। अगर हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, तो हम कैसे करेंगे प्रूफ? समझ में आया? पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर एंगल ऑफ रिपोज का, फिर बताएंगे कि दोनों म्यू के बराबर है, तो दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना कॉन्सेप्ट जो है आप लोग याद रखोगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं तो आगे हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिराइव करना है इसका। तो रोलिंग फ्रिक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन को हमने एफ आर से डिनोट कर रखा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट करते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन को स्मॉल एफ आर से। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो वो व्हील रोल कर रहा है, जो वो बॉडी रोल कर रही है उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ आर जो है वो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, मतलब ये डायरेक्टली हो जाएगा, सॉरी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन स्मॉल आर, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन अपॉन रेडियस ऑफ रोलिंग व्हील। तो
तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन बराबर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन रेडियस ऑफ रोलिंग व्हील। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, कभी पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बहुत इजी सा टॉपिक जो है, ताकि थोड़ी राहत मिल जाए, उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की एडवांटेज की बात करें तो लग रहा है कि ये तो हम ऐसे ही बता देंगे, लेकिन जब बताने की बारी आती है तो फिर ये भी नहीं आता। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वॉकिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम तो फिसलते ही रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई भी दो बॉडीज आपस में चिपकेंगी नहीं, ठीक है, स्टिक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है उनके बीच में। ब्रेक्स, व्हीकल के ब्रेक्स मूव नहीं, काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो व्हीकल्स है उनमें ब्रेक्स काम नहीं करेंगे विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि फिसलते ही रहेंगे टायर्स सरफेस पे। नट्स एंड बोल्ट्स जो है वो फ्रिक्शन से, जो मशीनरी के पार्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, उनमें भी फ्रिक्शन यूज होता है, तो वो भी काम नहीं करेंगे, वो भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फ्रिक्शन की एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो अगर रफ सरफेस है तो हमें वहां पे ज्यादा जान लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। और स्मूथ सरफेस है तो वहां पे हमें कम जान लगानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड ये है कि जो मशीनरी पार्ट्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्शन से लाइफ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और मशीनरी पार्ट्स में जो होती है फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट क्या करती है, डैमेज करती है उस मशीनरी को। तो ये बहुत सारी डिसएडवांटेज हो सकती है फ्रिक्शन की। हमने मेन डिसएडवांटेज के बारे में बात की, तो आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे फ्रिक्शन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अब बॉडी रोल ऑन आइस, एक बॉडी है जो आइस पर रोल कर रही है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मीटर, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना म्यू की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पे मैं समझा देता हूं। जो म्यू होता है रोलिंग बॉडी के लिए, फॉर अ मूविंग बॉडी, हमेशा ध्यान रखना है मूविंग बॉडी के लिए जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एफ अपॉन आर के बराबर। और एफ किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर लगता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। और आर की जो वैल्यू होती है वो एम जी के बराबर होती है, तो एम से एम कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ गई ए अपॉन जी के बराबर। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है, ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है, विद रिटार्डेशन ए। तो ये केस तब अप्लाई होगा जब कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे मूव कर रही है और रुक रही है, चलती हुई बॉडी रफ सरफेस पे मूव करके रुक रही है। तो रुक रही है तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर। अब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो उस स्टॉपिंग फोर्स के बराबर होगा या नहीं होगा, सोच समझ के बोलिए। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, उस स्टॉपिंग फोर्स के बराबर होगा जो उस बॉडी को रोक रही है। तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वही काम कर रहा है बॉडी को रोकने का। तो बॉडी रुक किसकी वजह से रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स नेट फोर्स के बराबर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और आर की वैल्यू होती है एम जी। तो एम से एम कैंसिल किया, ए अपॉन जी आ गया म्यू। तो ये केस तभी अप्लाई करना है जब कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे रुक रही है, ठीक है, चलती हुई बॉडी रुक रही है रफ सरफेस पे, तो म्यू की वैल्यू हो जाती है ए अपॉन जी। तो अगर हमें म्यू निकालना है तो हमें ए अपॉन जी, तो ए चाहिए, तो यहां से हम पहले इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम ए निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो 0 है तो u स्क्वायर आ जाएगा कितना, u का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 8। तो a आ गया माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो म्यू आ गया a अपॉन जी, मतलब -8 अपॉन 10, मतलब माइनस का 0.8 जो है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। इतने न्यूटन का हम पे फ्रिक्शन लग रहा है उस बॉडी पे रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम एक 10 kg के ब्लॉक पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो रखा हुआ है उस पे अगर हम 49 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स एबल है उसको मूव कराने के लिए, तो बताओ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो कितना होगा। तो भैया फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 49 न्यूटन, ठीक है।
नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं एम जी। एम कितना है 10, जी कितना है 9.8, तो ये आ गया 98। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें म्यू एस बताना है। म्यू एस होता है फ्रिक्शन अपॉन आर। फ्रिक्शन किसके बराबर लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स के बराबर 49 न्यूटन का। ठीक है, अपॉन आर कितना है 98, तो ये आ गया 1/2 मतलब 0.5। फ्रिक्शन फोर्स हमें गिवन है ना, फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक, तो 0.5 आ गया। तो अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो tan थीटा बराबर म्यू होता है। तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू की वैल्यू है 0.5, तो ये आ जाएगा 26 डिग्री 34 मिनट। तो ये क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट वाला केस आ गया, तो फिर से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन जी। कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी रेस्ट पे आने से पहले, अगर वो मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ रेस्ट पे आ रही है, तो v 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एस निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। म्यू बराबर ए अपॉन जी, तो ए बराबर म्यू इंटू जी। म्यू है हमारे पास 0.4 और जी हम लेंगे कितना 9.8, तो ये हो जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 है, u कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा कितना, रुक रहा है तो रिटार्डेशन हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या है, रुक रही है, तो माइनस का 3.92 लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है, इंटू एस। तो यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो एस आ गया हमारे पास 100/2 इंटू 3.92। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12.75 मीटर के आसपास। तो रुकने से पहले वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 12.75 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर ही लेगी। तो इस तरह से हमें फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हमने किए ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। इस तरह से अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।